नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। शाम के 5 बज गए हैं, तो 5 की पंचायत का समय हो गया है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह और नए साल का ये पहला प्रोग्राम है 5 की पंचायत का। तो आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। नए साल में आप जहां पर होंगे वहां हो सकता है थोड़ी ठंडक महसूस हो रही होगी, लेकिन राजधानी दिल्ली, उसकी राजनीति बड़ी गर्म है और राजधानी दिल्ली की राजनीति में इतनी तपिश है कि वो तपिश हर जगह पर महसूस हो रही है। और इस बार जो पहले पिछले कई चुनावों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये दो प्लेयर हुआ करते थे, इस बार कांग्रेस भी कूद रही है, ताल ठोक रही है। तो इसमें अब नई बात यह है, आपने पिछले कई दिनों से देखा होगा कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल लगातार वादों की झड़ी लगा रहे। महिलाओं को 2100 रुपए, बुजुर्गों को संजीवनी, पुजारियों को, ग्रंथियों को सम्मान योजना, वेतन योजना, इन योजनाओं पर तो विवाद हुआ ही। बीजेपी कांग्रेस जो भी हमला बोलना था बोला, लेकिन अब एक और बात आई है और वो बात है सीएम ने एलजी को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा कि सुना है कि आप दिल्ली में मंदिरों को गिराने वाले हैं, मंदिरों को और बौद्ध मठों को। तो एलजी की तरफ से, एलजी ऑफिस के तरफ से करारा जवाब आ गया और कहा कि यह भ्रम फैलाने वाली राजनीति ना करें, यह घटिया राजनीति दिल्ली के सीएम ना करें। ऐसा कोई कहीं पर प्रस्ताव ही नहीं है कि मंदिर और मठ गिराए जाएंगे। तो उससे कुछ सवाल बनते हैं। सवाल यह बनते हैं कि वादों की पहले पूरी झड़ी लगाई और अब क्या वादों की झड़ी के बाद अब भ्रम की राजनीति का सहारा लिया जा रहा है? और इसी से यह सवाल उपजता है कि क्या इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी कुछ मुश्किल महसूस कर रही है? उसको लगता है कि वादों की झड़ी जो है वो नाकाफी रही दिल्ली चुनाव को जीतने के लिए, जो अब से करीब करीब 1.5-2 महीने के अंदर हो जाएंगे। तो क्या इसके लिए इस तरह की बातें हो रही हैं और दिल्ली की राजनीति और कहां जाएगी? तो इसी पर आज 5 की पंचायत हम करने वाले हैं कि वादों के बाद क्या भ्रम का सहारा है, इसीलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। और यह भी जरा सोचिएगा कि 12 साल तक सिर्फ मौलवियों और इमामों को वेतन देने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार पुजारियों, ग्रंथियों को वेतन देने के बाद अब मंदिरों और मठों की बात कर रही है। तो 5 की पंचायत में आज इसी की पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले जरा बयानों के तीर, क्योंकि हमने बताया कि नए साल में ठंडक तो है लेकिन दिल्ली की राजनीति में बड़ी जबरदस्त तपिश है। तो जरा नेताओं के बयानों के तीर को सुन लीजिए और उसके बाद फिर लौटेंगे और फिर पड़ताल करेंगे। ऐसे कई मंदिर जो दिल्ली के अलग अलग हिस्से में हैं, कई मंदिर तोड़ने का फैसला 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी ने लिया है। एलजी साहब ने इस फाइल को अप्रूवल दे दिया है और अब चाहे डीडीए हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे जो वहां का डीएम एसडीएम हो, वो इन सब मंदिरों को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रिलीजियस कमेटी दिल्ली के गृह मंत्री के अंतर्गत अधीन काम करती है और माननीय उपराज्यपाल जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी आदेश उपराज्यपाल कार्यालय से नहीं दिया गया है। आदरणीय आतिशी जी को हर रोज टूटती वो झुग्गी और मकान जो हैं वो नहीं नजर आ रहे हैं, उनके बारे में चर्चा वो नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिर्फ बातों को भटकाना चाहती हैं, मुद्दों से भागना चाहती हैं। आज ज़रूरत थी कि जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा करने वाले केजरीवाल जी, जो पिछले 5 साल पहले सर्टिफिकेट बांटते घूमते थे, क्या आज उनको उनकी चिंता नहीं है? मंदिरों के पुजारियों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को
18,000 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी को केजरीवाल जी 100% लागू करेंगे। तुमको जितनी मर्जी आए विरोध करके देखो। अगर केजरीवाल का मुकाबला करना है तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, घोषित करो पुजारियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि, तुम भी करो। अब देश की जनता और प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने इतने सालों तक तुष्टीकरण की राजनीति की, वोट बैंक की राजनीति की, इस बार उनको सबक सिखाने वाली है। और उसी से डर के अब थोड़ा चुनावी हिंदू बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता ने तय कर लिया कि इस बार दिल्ली में सनातनी सरकार बनेगी। भाजपा ये पहली बार नहीं कर रही मंदिर तोड़ने का काम या रिलीजियस प्लेसेस तोड़ने का काम। ऐसा हमने काशी में भी देखा कि भाजपा मंदिर तोड़ती है। ऐसा ही प्रयास ये पहले दिल्ली में भी कर चुके हैं। धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, क्षेत्र के नाम पे बांट रहे हैं। जिस प्रकार से रोहिंग्या को बसाने का, बांग्लादेशी को बसाने का काम कर रहे हैं और लोगों को लालच देकर जो संविधान की मर्यादा है उसका हनन करने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं संविधान के अनुकूल नहीं है। गवर्नर साहब ने सही कहा है और ये पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, चाहे आम आदमी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, लेकिन एलजी साहब तो इनमें से किसी में नहीं है। वो इनमें से किसी जैसा दिखने न लगे। उनको अपनी गरिमा का ध्यान रखना होगा। आप संविधान के संरक्षक हैं एनसीटी दिल्ली, वो सनद रहना चाहिए। हम याद दिलाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उस विचार के साथ आई थी कि हम नई राजनीति लेके आ रहे हैं। एक विचार आम जनता में बना है कि राजनीतिक लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विचार को बदला। हमने राजनीति में प्रामाणिकता को स्थापित किया और आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। तो पूरे मुद्दे पर आपने नेताओं के बयानों के तीर सुन लिए और उसमें कोई ये भी कह रहे हैं कि एलजी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब एलजी को आप चिट्ठी लिख करके कहिएगा कि ये सुन रहे हैं कि इस तरह से मंदिर गिरा जाए, तो वहां से स्पष्टीकरण आना तो स्वाभाविक है। एलजी ने वही स्पष्टीकरण दिया, लेकिन कुछ सवाल उठ रहे हैं और जो सवाल इस पूरे मामले से उठ रहे हैं उन्हीं सवालों की पड़ताल हम 5 की पंचायत में करने वाले हैं। तो 5 की पंचायत में 5 सवाल, वो 5 सवाल हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से 5 सवाल हैं। कि दिल्ली में वादों की झड़ी के बाद क्या भ्रम फैलाने वाली राजनीति हो रही है क्या, उसी का यह नमूना दिखाई पड़ रहा है कि पहले तो वादों की झड़ी लगाई, उस पर बहुत सारे विवाद हुए, हमले हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अब जाकर क्या यह भ्रम फैलाने वाली राजनीति कि मंदिरों को तोड़ा जाएगा, मठों को तोड़ा जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 2, और सवाल नंबर 2 है कि मंदिरों को तोड़ने के मुद्दे पर सीएम आतिशी ने एलजी को पत्र क्यों लिखा, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, आखिर आम आदमी पार्टी को ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है कि सीएम इस मुद्दे पर एलजी को पत्र लिख रहे हैं। इसके बाद सवाल नंबर 3 कि एलजी ने सीएम को विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन क्या क्या जवाब दिया है उसकी भी पड़ताल हम करेंगे इस पूरे 5 की पंचायत के दौरान। सवाल नंबर 4 कि क्या आपको वादों की झड़ी जो लगाई थी उन्होंने, वो इस बार नाकाफी लग रही है, पर्याप्त नहीं लग रही है, इसीलिए पुजारियों को वेतन, मंदिरों का मुद्दा आम आदमी पार्टी उठा रही है क्या। और सवाल नंबर 5 वही कि पुजारियों के बाद मंदिरों के मुद्दे से क्या हासिल करना चाह रही है आम आदमी पार्टी, क्या हासिल करना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल। तो आज इसी मुद्दे पर हम 5 की पंचायत करने जा रहे हैं। आज 5 की पंचायत में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और खास मेहमान है सिद्धार्थ यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत सिद्धार्थ जी। साथ में अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत अजय वर्मा जी। और हमारे साथ राम कृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में
हमारे साथ आम आदमी पार्टी के समर्थक परविंदर सिंह सेठी जी भी जुड़ सकते हैं। हमने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के लिए ही बोला था कि आप अपने प्रवक्ता को भेजिए ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना प्रवक्ता नहीं भेजा, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से बात रखने वाले परविंदर सिंह सेठी जुड़ेंगे। फिलहाल उनका भी हमें इंतजार है। खैर, अपने पंचायत की शुरुआत कर लेते हैं। मैं पंचायत की शुरुआत में सबसे पहले रामकृपाल सर को शामिल करता हूं। रामकृपाल सर, हम इस पंचायत में ये पूछ रहे हैं कि क्या इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी कुछ मुश्किल महसूस कर रही है क्या सर? क्योंकि आप देखिए कि कभी 67 सीट, 70 में 67 सीट जीतने वाली, पिछली बार 62 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी ने पहले तो तमाम वादों की झड़ी लगाई, उस पर कई विवाद भी हुए। उसके बाद पुजारी ग्रंथि वेतन योजना आई, फिर उसमें के बाद अब जाकर के आम आदमी पार्टी कह रही है कि मंदिरों और मठों को गिराने का सुन रहे हैं, कोई प्लान है। तो एलजी ऑफिस ने चिट्ठी का पूरा जवाब दिया है। क्या कुछ न कुछ ऐसा आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सीएम आतिशी इस बार ऐसा दबाव महसूस कर रहे हैं क्या सर, जो दिल्ली में इस तरह से एकदम बिल्कुल राजनीतिक सरगर्मी दिखाई पड़ रही है इस बार? लाचन जी, आपके सवाल में ही वो सारे जवाब हैं जी। जिस तरह के काम आप गिना रहे हैं और जो हकीकत में इस समय आ रहे हैं सामने, और जिस तरह की बौखलाहट दिखाई पड़ रही है, उससे जाहिर है कि घबराहट बहुत ज्यादा है। थोड़ी बहुत नहीं है, ज्यादा है। क्योंकि देखिए, वैकल्पिक राजनीति के लिए आई थी ये पार्टी। इस पार्टी ने कहा था कि हम ऐसी नई राजनीतिक संस्कृति लाएंगे जिससे देश का तो भला होगा ही, पूरी राजनीति बदल जाएगी। राजनीति तो नहीं बदली। इन 10 वर्षों में केजरीवाल जी को यह एहसास हो गया कि हम खुद बदल जाएं। और जो चीज ये 2014 से इस पूरे देश में एक तरह का हुआ था, एक बदलाव, वो बदलाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, वो बदलाव सांस्कृतिक, सामाजिक लेवल पर नीचे से एक शुरू हुआ था। एक पिच बीजेपी ने तैयार की थी और धीरे धीरे पार्टियां ये महसूस करने लगी जी। आपकी आवाज में कनेक्शन में कुछ हमें दिक्कत आ रही है। आपकी कुछ बातें तो हमारे तक पहुंच गई हैं, लेकिन कुछ अभी आवाज़ में दिक्कत आ रही है। मैं ज़रा इसको ठीक कराता हूं इस बीच में और फिर आपके पास लौटूंगा। मैं इस समय पहले सिद्धार्थ जी के पास चलता हूं, फिर अजय जी के पास भी आऊँगा। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि भाई अगर वो पुजारियों का सम्मान करना चाहते हैं, देखिए 2.5 साल से, करीब 2.5 साल से आप लोग आंदोलन चला ही रहे थे। यह मामला अदालत में भी है, पुजारियों ग्रंथियों को सम्मान देने की योजना वाली बात। लेकिन अब अगर वो दे रहे हैं तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आपको तो मतलब ये कहना चाहिए कि भाई 2.5 साल से हमने आंदोलन चलाया, अब दे रहे हैं, वो चुनाव से पहले ही दे रहे हैं, लेकिन दे तो रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मंदिरों को तोड़ने वाला जो मुद्दा है, ये बात उठी कहां से सिद्धार्थ जी, कहां से ये बात सामने आई है? देखिए लाल सिंह जी, दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो उन्होंने जो वादा किया है, और अगर वो पुजारियों को, ग्रंथियों को पैसा देने की मंशा रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसके साथ है, हम स्वागत करते हैं। पर दुखद बात कुछ और है। जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, जिनके वोट बैंक की दम पर ये लोग 2 बार सरकार में आए, उनको 17 महीने से वेतन नहीं दिया, जो मैंडेटेड सैलरी है, तो ये एक ऑनररी अमाउंट किसी को देंगे, इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा। जिन लोगों ने कहा था कि हम यमुना को साफ कर देंगे, हम दिल्ली को यूरोप बना देंगे, हम इसको झीलों का शहर बना देंगे, हमने 20 नए अस्पताल बना देंगे, 20 नई यूनिवर्सिटी बना देंगे, हम छात्रों के लिए नए नए आयाम खड़े कर देंगे, और कुछ भी जमीन पर नहीं हो पाया, तो लग रहा है कि कहीं ये संतों को और साधुओं को, पंडितों को भी तो ठगने का काम नहीं कर रहे। अगर ये इनकी मंशा है तो फिर लाल सिंह जी, ये हमको बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं जी। क्योंकि आम आदमी पार्टी और उनकी फ्रॉड सरकार, फ्रॉड अरविंद केजरीवाल 10 साल से एक फ्रॉड मॉडल, एक ढोंग डकोसले का मॉडल दिल्ली के सामने रखते आए। हर वादा जो उन्होंने कहा वो झूठा निकला। 2022 में पंजाब में उन्होंने कहा था
चुनाव में आने से पहले कि हम 1,000 रुपए प्रति माह हर महिला को देंगे। मैं 2024 थोड़ा सा खत्म हो माफी के चुका। साथ ही समय लाल सिंह रोकना जी। चाहूंगा। माफी के साथ फिर हम चर्चा पर लौटेंगे। इस समय सीधे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते किया है। मैं आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज कैबिनेट में 3 बड़े फैसले किसानों के हित में लिए गए हैं। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों के लिए वरदान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहले भी थी जब यूपीए की सरकार थी, लेकिन वो किसानों के लिए नहीं थी। जो बैंकों से जो लोन लेते थे किसान, उस लोन का बीमा था। बैंकर्स का पैसा सुरक्षित किया गया था। लोनी किसानों के लिए वो अनिवार्य थी और नॉन लोनी किसान उसमें आते ही नहीं थे। यूपीए की जब सरकार थी तब फसल बीमा योजना की इकाई होती थी ब्लॉक या तहसील, और इसका मतलब यह है कि पूरे ब्लॉक में या पूरी तहसील में फसल खराब हो जाए तो किसान को नुकसान का क्लेम मिलेगा। अब फर्ज कीजिए 5 गांव में 10 गांव में फसल खराब हो गई तो उन किसानों को प्रार्थना करनी पड़ती थी कि पूरी तहसील में खराब कर दो तब हमें फायदा मिलेगा, नहीं तो हमें फायदा ही नहीं मिलने वाला। उस योजना को बदल दिया गया 2016 में, और अब फसल बीमा योजना की इकाई गांव या ग्राम पंचायत बनाई गई। मतलब गांव में भी फसल का नुकसान होगा तो भरपाई बीमा कंपनी करेगी। स्थानीय आपदा को उसमें शामिल किया गया। मतलब एक किसान का भी नुकसान होगा तो उसको नुकसान की भरपाई की जाएगी। ऐसे अनेकों परिवर्तन उस समय किए गए और बाद में हमने और तय किया कि बीमा कंपनी अगर क्लेम के भुगतान में देर करती है तो 12% की दर से उस पर ब्याज किसान को देना पड़ेगा जितनी वो देर करेगी। पहले कई बार राज्य अपना हिस्सा नहीं देते थे क्योंकि फसल बीमा योजना में एक हिस्सा राज्य सरकार का और एक हिस्सा केंद्र सरकार का 50-50% होता है। तो राज्य डिले करते थे तो पैसा बहुत डिले हो जाता था। अब केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, हम अपना पैसा तत्काल किसानों के खाते में डाल देंगे। ऐसे अनेकों परिवर्तन फसल बीमा योजना में किए गए और आज उस फसल बीमा योजना के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है, जिसमें कुल बजट 69,515 करोड़ 71 लाख रुपया होगा। और जोखिम का जो कवरेज है वो बोनी से लेके, मतलब बीज अगर बो दिया और पानी ज्यादा गिर गया और फसल बीज खराब हो गया तो भी क्लेम मिलेगा किसान, तब से लेके फसल कटाई तक। मतलब कटने के बाद भी अगर फसल खराब हो जाती है, कटने के बाद भी खेत में रखी है, बारिश हो गई, जैसे इस समय कई जगह बारिश हो गई और कहीं धान पड़ी है खेत में और वो भी भीग गई, तो बीमा कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा। तो बुआई से लेके कटाई तक ओला, इल्ली, सूखा, पाला, बाढ़, बरसात, ये सब का सब इससे कवर किया गया है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले साल 8 करोड़ से ज्यादा आवेदन किसानों के आए और 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिला। किसानों का प्रीमियम
योजना के प्रारंभ से कुल जमा हुआ लगभग 34,000 करोड़ रुपया और इसके बदले 1,70,000 करोड़ रुपया किसानों को क्लेम के रूप में मिला। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि 25-26 में ये योजना जारी रहेगी। इसमें एक और शिकायत आती थी कि कई बार फसल का नुकसान का आकलन होता था क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से, मतलब कहीं नुकसान अगर हुआ तो एक पंचायत में 4 जगह फसल काट के उसमें से कितना उत्पादन होता है ये देखते थे। अब ये मैनुअल होता था और मैनुअल होने के कारण कई बार अगर कोई गड़बड़ करना चाहे, कम नुकसान को ज्यादा दिखा दे, ज्यादा नुकसान को कम दिखा दे, ये शिकायतें आती थी। इसलिए तय किया गया कि अब फसल बीमा योजना के नुकसान के आकलन में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से जो नुकसान होगा उसका आकलन किया जाएगा और वह आकलन ऐसा होता है जहां मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता तो परफेक्ट होता है और उस आकलन के आधार पर किसानों का क्लेम बनेगा और डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में राशि डाल दी जाएगी, नंबर 1। लेकिन बागवानी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना का मतलब यह है कि अगर कहीं सूखा पड़ गया, ज्यादा गर्मी पड़ी और उत्पादन कम हो गया, कहीं बरसात ज्यादा हुई उत्पादन कम हो गया, कम बरसात के कारण उत्पादन कम हो गया, तो ये जितनी कम या ज्यादा होगी उसके आकलन के आधार पर बिना क्रॉप कटिंग के एक आकलन लग जाएगा कि अगर इतना तापमान बढ़ गया तो इतना नुकसान हुआ, तो उतना क्लेम बनेगा और किसान के खाते में डाल दिया जाएगा और ये पूरा टेक्नोलॉजी आधारित होगा। तो मानवीय हस्तक्षेप कम होने के कारण इस तरह की मानवीय या जानबूझकर जो गड़बड़ें होती थी वो गड़बड़ें नहीं होगी। तो इसमें टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए भी 824 करोड़ 77 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं वो की जा सके। एक फैसला बड़ा हुआ है किसानों के हक में, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। डीएपी का 50 किलो का एक बैग किसान को 1350 रुपए में दिया जाता है, जबकि इस साल उसकी वास्तविक लागत थी 2433 रुपया, मतलब लगभग 1083 रुपया की सब्सिडी सरकार अभी देती है। इस बार पहले से डीएपी का भंडारण कर लिया जाए, देर ना हो, समय पर किसान को डीएपी दिया जा सके। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण रेड सी में और बाकी जगह जैसी परिस्थिति थी तो दूसरे रूट से घूम के आना पड़ा, तो जहाज आने में देर लगी, खर्चा भी बढ़ा और इसलिए सरकार ने पहले से तय कर लिया है कि हम अग्रिम भंडारण डीएपी का करने के लिए व्यवस्था करेंगे, समय पर इंपोर्ट करेंगे और 3,850 करोड़ रुपया के आवश्यक बजट की भी उसके लिए व्यवस्था की है। इससे किसानों को सस्ता और समय पर डीएपी उपलब्ध हो सकेगा। इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। तीसरा फैसला हुआ है चावल के एक्सपोर्ट का। मैं आपके माध्यम से देश को सूचना देना चाहता हूं, इस बार भी हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, कृषि और संबद्ध जो क्षेत्र है उनकी विकास दर 3.5 से लेकर 4% के बीच होने वाली है। हमारे पास चावल के भी भंडार है। पिछले दिनों चावल की कीमत किसान को ठीक मिले इसलिए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो लगाई गई थी वो हटा दी गई, चावल के एक्सपोर्ट को अनुमति दी गई और आज भारत के सहकारिता मंत्रालय
और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर समझौता ज्ञापन मतलब MOU हस्ताक्षरित हुआ है और इंडोनेशिया को भारत 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करेगा। निर्यात के कारण भी चावल के रेट बेहतर होंगे और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ये तीनों फैसले नए साल के किसान हितैषी फैसले हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो पूरे साल, विशेषकर मैं 6 महीने की बात करता हूं, किसानों के हित में अनेकों फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं। आपको ध्यान होगा 18 जून को चुनाव के परिणाम के बाद अगर सबसे पहला कार्यक्रम कोई प्रधानमंत्री जी का हुआ था तो वाराणसी में, और वहां 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भेजी गई थी। मोदी जी के नेतृत्व में ही 2,817 करोड़ रुपए के कुल निवेश वाले डिजिटल कृषि मिशन की मंजूरी दी गई है। फिर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, जिसमें 10,103 करोड़ रुपया खर्च होगा, उसको भी स्वीकृति दी गई है। कच्चे तेल पर जो आयात शुल्क 0% था वो बढ़ा के प्रभावी रूप से 27.5% कर दिया गया है, ताकि हमारी तिलहनी फसलों के रेट ठीक रेट किसानों को मिल सके। और रिफाइंड तेल पर तो ये आयात शुल्क बढ़ा के 35.75% कर दिया गया, 35.75%। चावल के, बासमती चावल के निर्यात से 950 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाया गया। गैर बासमती सफेद चावल पर भी 490 अमेरिकी डॉलर प्रति टन निर्यात मूल्य था, वो भी हटा दिया गया। और उबले चावल, भूसी वाले चावल, इन पर भी निर्यात शुल्क 10% था, वो घटा के 0 किया गया। प्याज पर भी 550 अमेरिकी डॉलर प्रति टन निर्यात मूल्य था, वो हटा दिया गया। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले सरकार ने किए। भाजपा सरकार ने 61 फसलों की 109 नई किस्में किसानों को समर्पित की, जो जलवायु अनुकूल थी। बेहतर उत्पादन किसान कर सके, इसके लिए उन्होंने ये फैसला किया था। और इन्हीं फैसलों का परिणाम है कि देश में 23-24 के लिए जो अंतिम अनुमान था खाद्यान्न उत्पादन का, वो 332.2 मिलियन टन पिछले 22-23 के मुकाबले काफी अधिक है। पहले 329.7 मिलियन टन था, उससे 2.6 मिलियन टन अधिक है। कैबिनेट ने एक PM आशा कार्यक्रम भी अनुमोदित किया है, जिससे अगर फसलों के कीमतों में उतार चढ़ाव हो तो अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत किसानों को ठीक दाम देने के लिए हम बाजार में हस्तक्षेप कर सकें। सरकार सीधी खरीदी भी, जैसे भी सोयाबीन की चल रही है, वो सीधी खरीद भी कर रही है। और अगर राज्य चाहे तो भावांतर भुगतान के माध्यम से भी ये खरीद हो सकती है। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तुअर, उड़द, मसूर, इन पर खरीद पहले होती थी केवल 25%, वो सीमा हटा ली गई। और जितना भी उत्पादन होगा सारा का सारा सरकार खरीदेगी, ये फैसला किया गया है। तो ऐसे एक नहीं, अनेकों किसान हितैषी फैसले पिछले दिनों किए गए। और नए साल पर किसानों के हित में जो 3 बड़े फैसले किए गए हैं, वो किसानों की आय बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। हाँ, जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस था वो खत्म कर दिया गया। ऐसा था कि पहले आपकी जानकारी में होगा कि चावल पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगता था, वो अब हटा दिया गया है। एक्सपोर्ट पर भी बैन था,
इसलिए कि अपने देश में चावल की कमी ना हो, देश की ज़रूरत का चावल यहाँ रहे। लेकिन अब हमारे पास चावल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए एक्सपोर्ट पर जो प्रतिबंध था वो हटाया गया। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी और कैबिनेट की बैठक में खास तौर पर किसानों के लिए 3 बड़े फैसले, यानी नए साल की शुरुआत ही किसानों के लिए 3 बड़े फैसले के साथ हुई है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री उसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन फैसलों का स्वागत कर रहे थे। जो प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना उसको विस्तार दिया गया है। साथ में जो DAP है वो 50 किलो का बोरा सिर्फ 1350 में मिलेगा, किसानों पर दबाव नहीं होगा। और इसके साथ ही चावल के निर्यात का फैसला है। तो ये तमाम फैसलों का स्वागत कर रहे थे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान। वापस लौटते हैं आज की जो पंचायत है उस पर, और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली की राजनीति गरमाई हुई है, और ये राजनीति गरमाई हुई है कि एक चिट्ठी लिखी CM आतिशी ने LG BK सक्सेना को, और उन्होंने सिलसिलेवार उसका जवाब दिया। सिद्धार्थ जी बात पूरी कर रहे थे, मैं सिद्धार्थ जी आपकी बात रह गई थी। सिद्धार्थ जी ये बताइए कि जो चिट्ठी उन्होंने लिखी, ये बात आई कहां से कि मंदिरों और मठों को गिराने की कोई योजना है, जरा इस पर बताइए। देखिए लाल सिंह जी, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर संवैधानिक पद पर विराजमान प्रदेश के राज्यपाल या उपराज्यपाल को किसी प्रकार की कोई चिट्ठी लिखते हैं तो फिर वो राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। कैसे कोई मुख्यमंत्री लिखित रूप से कुछ झूठ लिख करके या अपनी राजनीतिक प्रेरणा के लिए या प्लेइंग टू द गैलरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि केवल मीडिया में दिखाने के लिए या चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का अपमान कर सकते हैं? ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो बात अभी LG के ऑफिस से तो साफ स्पष्टीकरण आ चुका है। अगर प्रदेश की सूबे की मुख्यमंत्री वो कोई ऐसा गंभीर आरोप लगा रही थी तो उनको बताना चाहिए था कि सो एंड सो डेट पे LG के ऑफिस से ऑर्डर निकला, सो एंड सो फाइल पर साइन हुआ, सो एंड सो ऑर्डर है। जो विभाग ये निर्णय ले रहा है वो मुख्यमंत्री के अंडर है। LG स्वयं ये बात बता रहे हैं कि उनके ओर से कोई इस प्रकार का ऑर्डर नहीं हुआ है। आतिशी जी उस बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए कुछ भी नहीं कह पा रही हैं। केवल राजनीति के लिए ये करना मैं मानता हूं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भी उसी चीज को ढूंढ रहे थे, हम भी उसी चीज को ढूंढ रहे हैं उनको बौखलाहट है और वो समझ चुके हैं कि अब वो चुनाव में मुंह की खाने वाले हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या अरविंद केजरीवाल हो, वो इस बात से अब फंस चुके हैं और केवल इस तरह। ठीक है, मैं परविंदर सिंह सेठी जी के पास आऊं। आम आदमी पार्टी के समर्थक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत परविंदर जी, उनके पास आऊं। लेकिन पहले अजय वर्मा जी के पास आता हूं क्योंकि आज जवाब जो है ना परविंदर सिंह सेठी जी को सबसे ज्यादा जवाब देना है। अजय वर्मा जी, आपकी नॉलेज में कहीं से इस तरह की बात आई थी क्या, जो CM ने आतिशी जी ने जो चिट्ठी लिखी कि मंदिरों और मठों को गिराने की योजना है? पहले पुजारियों को वेतन का मामला आया, फिर कह रहे हैं मंदिरों मठों को गिराने की योजना है। आप लोगों के नॉलेज में इस तरह की कुछ बात कहीं से आई थी? और इस बार थोड़ा सा ये भी जवाब दीजिएगा कि आम आदमी पार्टी मुझे लगता है BJP से ज्यादा इस बार आपसे खपा है, यानी कांग्रेस से खपा है। आखिर क्या आप उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मुश्किल समय और आप जो है BJP के साथ साथ मिलकर बिल्कुल हमला कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पर? देखिए लालचंद जी, सबसे पहले तो मैं DD न्यूज के दर्शकों को और आपके सारे स्टाफ को, आपको और देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं, नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी कांग्रेस और राहुल जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, सोनिया जी की तरफ से देना चाहता हूँ। नव वर्ष की शुभकामनाएं स्वीकार। अब मैं दूसरी चीज ये कहना चाहता हूँ कि मैं झूठों के बड़े सरदार देश के राजा हैं और छोटे सरदार दिल्ली की मुख्यमंत्री। अच्छा। बड़ों का अनुकरण छोटे करते हैं। जब बड़ों ने कोई झूठ पर पूरी आधार टिका दी तो उसका अनुकरण वो कर रहे हैं। वो बहाना ले रहे हैं कि साहब गृह मंत्रालय, दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। एक तो अघोषित मुख्यमंत्री लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, विनय सक्सेना साहब हैं जो देश के प्रधानमंत्री द्वारा नामित हैं, लेकिन उनको अघोषित बना रखा है। और दूसरे हैं आतिशी जो जनता की चुनी हुई है, जैसा वो बताते हैं। लोग दोनों से इतने परेशान हो गए, इनके झूठ 14 से सुनते सुनते इतने दुखी हो गए कि कान पकने लगे। ठीक है, तो लोगों ने मन बनाया है इस नववर्ष पे कि यह परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलाव लाइए। और कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं से, दिल्ली के 2 करोड़ वोटरों में हमने जो सर्वे कराया, अब जो हमारे वर्क टू वर्क, हमारे बूथ टू बूथ वर्कर काम कर रहे हैं, हमारे
प्रभारी इंचार्ज बनकर काजी मोइनुद्दीन आए हैं, बड़े लोकप्रिय युवा साथी हैं, और 2 हमारी कमेटी के मेंबर बने हैं अलग अलग, ठीक है, इमरान मसूद जी और प्रदीप नरवाल जी। मैं बताना चाहता हूँ सर क्रोनोलॉजी क्या है हमारी। इनकी ये जो नकली राजनीति है, जो मंदिर मस्जिद की राजनीति और बांटने काटने की राजनीति, केवल ये लोग काम नहीं करेंगे, व्यापार पे बात नहीं करेंगे, नौकरी पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, सफाई पे बात नहीं करेंगे, नदी नाले, अभी तक 85,000 करोड़ का बजट था नदियों को साफ करने का, 40 कहाँ है वो पैसा? नहीं, नदियां साफ हो रही, उस पर बात नहीं करेंगे। इस बार आप भी बड़ी बढ़ चढ़ कर ये सवाल पूछ रहे हैं, ये बात तो सही, लेकिन एक बात मैं फाइनल कर दूं। हाँ, कंप्लीट कीजिए, फिर मैं कहता हूँ, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि इस 90 वर्ष में तो कम से कम ये सिद्धांत जी आर्मी परिवार से आते हैं, झूठों का सहारा ना ले, अपनी बात तो मन की कर दे, ये भी मन की बात रख दे। मोदी जी की तरह की चलो भाई सिद्धार्थ जी, आपके मन की बात कितनी रखेंगे नहीं रखेंगे, लेकिन एक बात मैंने देखी अभी, आपने जिस तरह दोनों को लपेटे में लिया है, तो इस बार जो कॉन्सेशन की अजय माकन जी और आपके संदीप दीक्षित जी आम आदमी पार्टी को जो राहत नहीं दे रहे हैं, वो राहत आपने अपने बयानों से दी, दोनों को लपेटकर। आम आदमी पार्टी थोड़ी सी राहत जरूर महसूस कर रही होगी कि आपने दोनों को लपेटा है, वरना अजय माकन जी हों, संदीप दीक्षित जो हों, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बार बड़े एकदम आम आदमी पार्टी को निशाना बना रहे हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास, परविंदर सिंह सेठी जी। परविंदर सिंह सेठी जी, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ, जरा ये बताइए कि ये जो मंदिरों और मठों वाली बात आई कि इस तरह गिराने की कोई योजना है, जिस पर कि अब एलजी ऑफिस खास तौर पर सिलसिलेवार जवाब दे रहा है कि ये घटिया राजनीति ना करें सीएम, ये भ्रम फैलाने वाली राजनीति ना करें सीएम, ये बताइए कि इसका पता कहाँ से चला था? सिद्धार्थ जी भी अभी कह रहे थे कि कोई रेफरेंस तो देते कि ये कहाँ से मामला आया। नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो मंदिर मस्जिद की, हिंदू मुसलमान की, भारत पाकिस्तान की राजनीति बीजेपी शुरू से करती आई है। जब एक दिल्ली की चुनी हुई सीएम इतने बड़े पद के ऊपर बैठी हुई हैं, उनके सोर्सेज से जब उन्होंने बोला कि जो बीजेपी की मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ है, रिलीजियस जो कमेटी ने ये फैसला किया है कि, और उन्होंने बताया कि ये सुंदर नगरी का, वेस्ट पटेल नगर का और इन जगहों के जो मंदिर हैं या बौद्ध मंदिर है या दूसरे धार्मिक स्थल हैं, उनको हटाया जाएगा जो इलीगल इंक्रोचमेंट में है। तो उसके संदर्भ में उन्होंने रिक्वेस्ट लेटर डाला था एलजी साहब को, लेकिन जब एलजी साहब को जब ये सारा प्रेस वार्ता में आ गया, पूरा वायरल हो गया, तो उन्होंने अपनी घबराहट को और अपनी बौखलाहट को छिपाने के लिए उल्टवार कर दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग उल्टवार कर दिया उन्होंने। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बोली। क्या बीजेपी की ऐसी किसी मीटिंग में आम आदमी पार्टी अपना जासूस छोड़ करके रखती है क्या? वहां से पता चला सोर्स जो आपने कहा, मैं उस सोर्स को मैं जानना चाहता हूं कि ये हुआ कहां से, मामला ये सामने कहां से? देखिए, अब यहाँ पे चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन होती है। जो चुने हुए सीएम है उनका दायरा कितना बड़ा है, और जो मीटिंग के होते हैं आपस में एक दूसरे के मित्र होते हैं, चाहे अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हो, तो आपस में मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, रात को फोन पे बात करते हैं। इस तरह की चर्चाएं आम होती हैं। यही वाला सोर्स है, ठीक है, समझ गया। इस तरह की चर्चाएं आम होती हैं। ठीक है, सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे थे। सिद्धार्थ जी, ये सोर्स के तौर पर बता रहे हैं कि भाई कुछ है, इनको सुराग लगा है, हो सकता है आपकी मीटिंग में इन्होंने कोई जासूस छोड़ रखा हो, वहां से पता चला आप लोग ऐसा करने वाले। लाल सिंह जी, इस बात पर हंसा जाए, दुखी हुआ जाए, खेद व्यक्त किया जाए, आश्चर्यचकित हुआ जाए, मैं इमोशन नहीं समझ पा रहा हूं। मैं क्या करूं इस बात को सुन करके। प्रदेश की मुख्यमंत्री, जिनको जनता ने चुन करके भेजा, जो सरकार चला रही हैं, एक पार्टी जो 10 साल से सत्ता में है, वो सोर्स से सुन करके दूसरी पार्टी क्या करना चाहती है जानती है। और वो ये पत्र में लिख करके प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनको भेज रही हैं। ये मजाक है क्या? ये देश की राजधानी में हो रहा है। ये कैसी बातें हुई? ठीक है, अगर आपकी सरकार की कोई मंशा नहीं थी तो आपको, अगर सरकार तो भी आपके पास है, अगर किसी की भी मंशा हो। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं अभी हमारे साथी, वो कह रहे हैं नेता आपस में बात करते हैं, रातों को सब लोग आपस में बात करते हैं। सेठी साहब मेरे अच्छे मित्र हैं, पर सेठी साहब
आप आज आतिशी जी को डिफेंड करने के लिए इस प्रकार का तर्क मत लेकर के आइए। ये कुतर्क की बात। लेकिन ये जो तर्क सेठी साहब ने जो ये तर्क दिया है, देखिए बहुत लंबा तजुर्बा रामकृपाल सर का रहा है। देखिए सोर्सेस पर भी कई बातें होती हैं, ऐसा नहीं होती कि नहीं होती, ठीक है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि एकदम नहीं होती। लेकिन जो रामकृपाल सर, जो परविंदर सिंह सेठी जी कह रहे हैं कि भाई देखिए इस तरह का सोर्स है, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह का सोर्स एक सीएम के लिए एलजी को चिट्ठी लिखने जैसा गंभीर मामला बनता है ऐसे सोर्स से, अगर ऐसा कोई सोर्स इनका हो भी तो? देखिए सेठी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और कई बार वो राजनीति में मतलब जो उनके बयान होते हैं वो राजनीतिक नहीं होते हैं, कई बार वो सच बोल जाते हैं, बोलते हैं। अभी उन्होंने कहा एक चीज, आपने भी शायद ध्यान न दिया हो जी, उन्होंने कहा कि इलीगल इंक्रोचमेंट जो हैं उनको हटाने की बात की जा रही है। पहली बात तो ये मैं बताऊं कि कोई भी सरकार इलीगल इंक्रोचमेंट अगर हटाने जा रही है तो सरकार उसका साथ देती है, कहीं से अगर कोई है तो सवाल तो ये है कि पहली बात ये है कि उन्होंने जो बात कही कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट हो गए हैं उनको हटाने की बात है, तो मैं नहीं जानता हूं कि वो मंदिर है, क्या चीज है, नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि कोई भी इलीगल इंक्रोचमेंट अगर है तो उसका हटाना सरकार का काम है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जब आप कोई भी चीज चुनाव के नाम पर, आपने लालचंद जी कहा था कि पहले बार उन्होंने जो है बड़े बड़े वादे किए और फिर अब भ्रम फैला रहे हैं, तो ये भ्रम वादे भी करना एक तरह का भ्रम ही है। आप यूं समझ लीजिए जो जो वादे किए जा रहे हैं, जैसा मैंने पहली बार कहा था कि वैकल्पिक राजनीति किस मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई है। और अजय भाई वो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जी। अभी जो बात कर रहे थे 4 जून के बाद उनको समझ में आया है कि हाँ, मतलब 13.5 साल के बाद उनको पता चला कि आप पार्टी तो गड़बड़ हो गई। चलिए देर आए दुरुस्त आए, कम से कम 6 महीने बाद ही समझ में आ गया। मैं केवल एक बात कहूंगा कि देखिए एक फिल्म बनी थी, आप जानते हैं, प्रेम पुजारी जी, और उसके बहुत कई सालों के बाद अब आप पार्टी ने एक फिल्म बनाई है पुजारी से प्रेम। हाँ, बहुत अच्छा जोड़ा आपने। अब ये फिल्म जो है ये तो जनता पर है कि वो फ्लॉप होती है या चलती है, ये तो जनता बताएगी। लेकिन जिस तरह की ये आज हो रहा है कि मंदिर गिराए जा रहे हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि बहुत देर हो चुकी है। ये मंदिर की राजनीति और फलाना की राजनीति के भरोसे अगर आप पार्टी अपने को पुनर्जीवित करना चाहती है तो मैं कहूंगा कि ओरिजिनल कॉपी अगर मार्केट में है तो फोटो कॉपी नहीं बिकती है। बिल्कुल, तो ये बात सही है, ये बात सही है कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये कोर्ट भारतीय जनता पार्टी का ये कोर्ट है, उसमें खेलने की, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। और दूसरी बात, आपने कहा पुजारी से प्रेम, लेकिन अजय वर्मा जी, आपने जो है क्यों अपने प्रेम में कमी कर दी है इस बार? ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं, यही जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो जहां से आपके प्रत्याशी कन्हैया जी चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर आप अपनी गाड़ी में अरविंद केजरीवाल जी को बिठाकर ले गए थे प्रचार कराने के लिए। अब ये प्रेम कम क्यों कर दिया है? मुश्किल में इस तरह से साथ नहीं छोड़ना चाहिए था अजय वर्मा जी, आपने आम आदमी पार्टी का क्या साथ छोड़ दिया है? लालचंद जी, रामकृपाल जी की एक बात से और आपकी से मैं इसलिए सहमत नहीं हूं यहाँ। रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी वरिष्ठ एंकर हैं जी। देखिए, हर चुनाव की अलग अलग रणनीति हर पार्टी की है। लोकसभा में हमारा गठबंधन था, मजबूती से हमने ईमानदारी से पूरे देश में इंडिया गठबंधन की टीम आज भी है अगर लोकसभा की चीजें होंगी। विधानसभा के और नगर पंचायत के चुनावों पर निर्णय क्षेत्रीय नेता और वहां की परिस्थिति और वहां की स्थितियां और वहां के मुद्दों के ऊपर लड़ाई होती है। हमारे क्षेत्रीय नेताओं ने, देवेंद्र यादव जी हैं, मैंने आपसे जिक्र करा था, अभी अजय माकन जी हैं, दिल्ली के मिनिस्टर भी रहे हैं, दिल्ली से नेतागिरी भी करते हैं, और भी लोग हैं, संजीव दीक्षित जी हैं, और भी हमारे साथी, हम लोग भी हैं। एक निर्णय ये है कि भाई विधानसभा का चुनाव है, इसको अपने तरीके से लड़ा जाएगा, तो इसमें मित्रता टूटने ना टूटने का तो कोई सवाल नहीं है। देखिए,
विधानसभा के चुनावों में सारी ठीक है। पार्टियां खड़ी होती हैं, जीतता एक ही आदमी है। ठीक है। मैदान में तो सभी उतरेंगे ना। लेकिन मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं, इस बार शीला दीक्षित ने जो 15 साल पिछली टाइम में सरकार और दिल्ली को विशिष्ट दर्जा दिया, सड़कों का जाल, नालियों, करंजों का जाल, और एक छवि बनी थी, वो लोग याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। देश की सरकार और प्रदेश की सरकार के आतंक से दुखी हो गए, इनके झूठों से दुखी हो गए। देखिए अजय जी आपने जो बातें कही ना, आपने जो बातें कही कि अलग अलग चुनावों में अलग अलग समीकरण, हम उससे सहमत हैं, ठीक है, ऐसा होता है। और आपका एक राजनीतिक दल के तौर पर पूरा अधिकार है कि आप बिल्कुल पूरे जोर शोर से दमखम से चुनाव लड़िए। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये जो कांग्रेस है ना, ये भारतीय जनता पार्टी का मदद कर रही है ऐसा करके। इस बार वो आपसे यानी कांग्रेस से ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, परविंदर सिंह सेठी जी। परविंदर सिंह सेठी जी, फाइनल तो कर दूं, फाइनल 10 सेकंड आपकी बात कर लीजिए फिर परविंदर सिंह। देखिए ये सहयोग नहीं प्रयोग था कि जब हरियाणा के चुनाव चल रहे थे तो 12 तारीख लास्ट डेट थी नाम वापसी लेने की। 12 कोई जमानत देश की सरकार के राजा ने दिल्ली के राजा की 12 कोई क्यों दी, और 12 को छोड़ा नहीं, उसने कहा कि या तो नाम वापस नहीं लेने, मुझे लोगों ने बताया, सूत्रों से पता चला, और 13 को छोड़ दिया गया जब नाम वापस नहीं दिए। तो ये कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी इन दोनों की मिली हुई है, आरोपित ही हमें करने की कोशिश मुझे वो वाला जो है ना, वो फेमस लाइन जो दिल्ली की राजनीति में कि सब मिले हुए हैं जी। मैं देखिए चाहे आम आदमी पार्टी के पास जाए वो कहेंगे सब मिले हुए हैं जी, ये दोनों मिले हैं। बीजेपी के पास जाइए, बीजेपी कहेंगे हाँ जी ये दोनों मिले हुए हैं। कांग्रेस कहती है ये दोनों मिले हुए। मुझे लगता है ये सब मिले हुए हैं जी, ये दिल्ली का ये पीछा नहीं छोड़। परविंदर सिंह सेठी जी, सिलसिलेवार जवाब एलजी ऑफिस की तरफ से आ गया है, एकदम सिलसिलेवार। और उसका क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि भ्रम की राजनीति ना करें, ऐसी कोई बात कहीं पर नहीं है, और सीएम को इस तरह की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये क्लैरिफिकेशन सिलसिलेवार बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आया है एलजी ऑफिस से। अब बताइए, जो भी आपका था कि भाई ये हमारा सोर्स था, ये था, अब कम से कम ये है कि ये भ्रम तो दूर हो गया होगा। नहीं, उन्होंने तो अपनी जान बचाने का काम करा, लेकिन ये देश की जनता, दिल्ली की जनता के लिए अच्छा हुआ कि ये इस लेटर के जवाब से कल को पलट ना जाएं। कहने का भाव ये है कि आप एकदम से देखिए, जो इलीगल एनक्रोचमेंट है सरकार का काम है उनको हटाना, लेकिन एक आप धार्मिक कमेटी बनाकर जितने लगातार कई सारे मंदिर, मस्जिद या चर्च को आप डिमोलिश करेंगे तो दिल्ली का माहौल खराब होगा, इस वजह से बात कही गई थी। उन्होंने क्लैरिफिकेशन। मैं एक बात रामकृपाल सर की दोहराता हूं। आप जो इस बार जो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट में खेलने की कोशिश कर रही है, या यूं कहिए मजबूर हुई है। पहले तो यह कि भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट में खेलने के लिए आप मजबूर क्यों हुए? पुजारियों को, ग्रंथियों को वेतन देंगे, फिर मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कहीं उल्टी तो नहीं पड़ेगी सेठी जी? नहीं, आप बार बार हर टीवी चैनल के ऊपर एक वार आता था बीजेपी का, जी आप मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हैं, ग्रंथियों को क्यों नहीं दे रहे, पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे हैं? अब देखिए, आम आदमी पार्टी हर एक व्यक्ति के बारे में सोचती है, चाहे धार्मिक हो, चाहे बड़ी देर कर दी। लेकिन 12 सालों तक 58 करोड़ 30,96,000 उनको दिया। एक दिन के अंदर तो सारी बातें होती नहीं है, हर किसी से एक दिन के अंदर तो सारी। देखिए, अजय जी क्या बोल रहे थे, बोलिए। चाहे अपोजिशन की आईना फैला रहा है खुद फरेबी का भरम, और हर किसी से कह रहा है आपसा कोई नहीं। पर आपको मैं एक बात बताऊं कि कांग्रेस, जो व्यक्ति 2 नाव में सवार होता ना, वो कहीं नहीं पहुंचता। देखिए, आ गई ना बात वहीं पे, मैं यही बात कह रहा था जी। देखिए, आपके ऊपर ज्यादा हमला है। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, लीडरशिप, लैक ऑफ लीडरशिप है। जब राहुल गांधी कोई फैसला करते हैं, सोनिया गांधी कोई फैसला करती है, मल्लिकार्जुन कोई फैसला करते हैं, तब संदीप दीक्षित उठ के बोल पड़ते हैं, तब अजय माकन उठ के बोल पड़ते हैं, तभी कोई कार्यकर्ता उठ के बोल पड़ता है और बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल पड़ता है, और उसकी क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे पाती। मुझे ये बताइए, आप संजय राउत वाले फॉर्मूले से सीधे सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी से बात क्यों नहीं करते? जैसे संजय राउत वहां कहते थे ना महाराष्ट्र में कि हम सीधे वहीं बात करेंगे, तो आप इन लोगों को बाईपास करके सीधे बात किया कीजिए भाई, दिल्ली की राजनीति पर भी। परविंदर सिंह सेठी, नहीं, हमें बात करने की आवश्यकता नहीं है।
हमें बात करने की बात तो इस बात का नुकसान कांग्रेस पार्टी को है। तो वो कहते हैं कि जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को मैं काट रहा हूं। तो जो इनके बहुत सारे, आज अजय वर्मा जी ने अपनी बातचीत में बीजेपी पर भी हमला करके आपको थोड़ा सा कॉन्सेशन दिया, लेकिन फिर भी आप जो है लगता है नाराज हैं और उनको छोड़ नहीं नाराज रहे। नहीं है, हम नाराज नहीं, उनके ऊपर ज्यादा हमला कर रहे हैं। ये उनके हित की बात है। मैं तो एक सलाह दे रहा हूं, अजय वर्मा जी मेरे बड़े सभी बड़े मित्र हैं और बहुत खास है। राम कृपाल जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जो हमारे सिद्धार्थ यादव जी वो भी हमारे मित्र हैं। लेकिन ये तो मुद्दों की बात है, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं मुद्दों की बात है, लॉजिकली डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, मैं राम कृपाल सर के पास चलता हूं। राम कृपाल सर, अब जबकि ये आपने भी ये बात कही और मैंने ये पूछा कि भाई आप उस कोर्ट में जाकर के खेल रहे हैं, पहले तो ये बताइए कि मजबूरी क्या ऐसी आ गई कि उस कोर्ट में जाकर खेल रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये कोशिश कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टी पड़ जाएगी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि कई बार जो होता है ना कि हार की, पराजय की आशंका जो है वो तमाम तरह के किसी भी तार्किक निर्णय लेने की क्षमता को कुंद कर देती है। यह होता है कि जैसे आप कहते हैं ना कि बदहवासी में आखिर क्या करेंगे, तो इसीलिए कहा गया है कि हारे को हरिनाम। ये दिनकर जी ने हुंकार से अपनी यात्रा शुरू की थी और आखिर में लिखा कि हारे को हरिनाम। लेकिन उस पर मैं एक चीज कह रहा हूं कि उपहार फिल्म का एक गाना है कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। सही, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। हाँ, आजकल राम कृपाल जी पिक्चरों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सर ने जो है ना अपना साल का आखिर में काफी ज्यादा इन चीजों को देखा है या रिवाइव किया है ना। नहीं, अच्छी बात है। और सर जिस तरह से इन चीजों को ला करके जोड़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। सिद्धार्थ जी ये बताइए कि अब जबकि आम आदमी पार्टी आपके कोर्ट में आकर के आपको चुनौती दे रही है, पुजारी ग्रंथी को वेतन दे करके, मंदिरों का मुद्दा उठा करके, तो अब आप कौन से कोर्ट में खेलिएगा या अपने ही कोर्ट में मजबूती से खेलिएगा? को एक्सपोज कर दिया आपने, इनका कोर्ट जनता को बता दिया कि ये हिंदू मुस्लिम और ये मंदिर मस्जिद के प्लेयर है और ये इनका कोर्ट है। बधाई आपको नए साल में, आपने एक्सपोज कर दिया भाजपा प्रवक्ता को। देखिए अजय वर्मा जी आज दोनों तरफ बड़ा बढ़िया से एकदम जो है चला रहे हैं अपना दोनों तरफ दुधारी तलवार चला रहे हैं अजय वर्मा जी आज। अजय जी, प्रश्न मेरे से पूछा गया तो जवाब मेरा भी जी दीजिए। हमारा कोर्ट तो देश के एक एक नागरिक को, दिल्ली के एक एक नागरिक को स्वाभिमान के साथ अच्छा जीवन जीने के लिए वो अवसर देना, ये हमारा कोर्ट है। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना, दिल्ली में साफ पानी की व्यवस्था करना, दिल्ली में बिजली की व्यवस्था करना, दिल्ली में नए नए बड़े अस्पताल बनाना और दिल्ली में सबका स्वाभिमान जिंदा रहे, ये हमारा कोर्ट है। अब रही बात हमारे पुजारियों की, ग्रंथियों की, हमारे पंडितों की, वो तो 10 साल से इंतजार में थे। आपने लाखों करोड़ों रुपए आपने दे दिए मौलवियों को, इमामों को, मौलानाओं को, और वो सब इंतजार में थे कि अरे ये कैसा अन्याय आप कर रहे हैं। पर वोट बैंक की बात थी, रोहिंग्याओं की बात थी, बड़ा बड़ा बसाना था। अमानतुल्लाह खान क्या कहा करते थे? वो कहते थे 10-10 हजार रुपए एक एक रोहिंग्या को मैं दे रहा हूं, मैं एक एक रोहिंग्या को अनाज का कट्टा दे रहा हूं, और किसी को समस्या हो तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग सुना सकता हूं यहाँ पर। वो भाषण दिया करते थे। पर ये बात तो रही आम आदमी पार्टी की, ये तो खुद एक्सपोज्ड है, जनता इनको वापस मौका नहीं देने वाली। पर अजय जी को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अजय जी ने कहा कि देखिए चुनाव तो मुद्दों पे होता है, अब हम अलग हो गए हैं तो ऐसा नहीं है, हार और जीत की बात नहीं है, ये तो दोस्ती टूटने की बात नहीं है। आप दोस्ती जोड़ रहे हैं और आपके नेता अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल बोल रहे हैं। अजय जी एक बार नेताजी से करो कि वफादार अल्टीमेटम भी दिया था सिद्धार्थ जी अल्टीमेटम भी 24 घंटे का दिया था कि भाई बाहर करो, नहीं तो इसको हम लोग आपको बाहर कर देंगे इंडी गठबंधन से। बिल्कुल, वो इनको इंडी गठबंधन से बाहर निकलवा रहे थे, ये उनको एंटी नेशनल बोल रहे थे। एंटी नेशनल के साथ आप चुनाव लड़ते हैं, एंटी नेशनल के साथ आप दोस्ती करते हैं। रोंदू पार्टी, संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को कहा था कि ये रोंदू पार्टी, अभी का पिछले हफ्ते, ये रोंदू पार्टी, ये रोते रहते हैं। अब जब आप रोंदू पार्टी वालों के साथ, एंटी नेशनल के साथ चुनाव लड़ते हैं, क्या आप लोगों का ग्राउंड है? ठीक है। अभी राम कृपाल सर ने एक गाना सुनाया था कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। परविंदर सिंह सेठी जी, जिस तरह इमाम मौलाना 17 महीने की सैलरी के लिए
केजरीवाल जी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे पैसे तो दे दो, तो उससे तो ये लग रहा है कि ये गाना बिल्कुल फिट बैठ रहा है पर रामकृपाल जी का। रामकृपाल जी से ये पूछना था, ये गाना उन्होंने बीजेपी के लिए गाया है या किसके लिए गाया है? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। प्रदर्शन तो देख के ये बड़ा लगता प्रश्न है, क्योंकि बीजेपी हमेशा भगवान को एनकैश करने का काम और भगवान का मतलब राजनीति में वो किसी भी हद तक गिर सकती है। और मैं आपको बताऊं, ये सब जो है ना, बीजेपी और कांग्रेस जो है, ये अरविंद केजरीवाल के सताए हुए हैं। परविंदर सिंह सेठी जी, मैं चाहता हूं ये मैं शो खत्म करूं, उससे पहले जैसे आप तीनों पार्टियां जो है कहते हैं ना कि ये दोनों मिले हुए हैं, मुझे लगता है दिल्ली की राजनीति में ये सब मिले हुए जी, इसका क्रेडिट केजरीवाल जी को जाता है। उन्होंने बड़ा ये मतलब जब भी बात करो, मैं थोड़ी सी बात ये दूसरे को बिल्कुल मिला हुआ आप करा देते। ये अरविंद केजरीवाल को गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इनको पता है कि हम चलिए, लेकिन ये सवाल है कि क्या इस बार की विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपने लिए ये मुश्किल उनको महसूस हो रही है कि वादों की झड़ी नाकाफी लग रही है और इस तरह की मुद्दे उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी जुड़ने के लिए, अजय वर्मा जी, रामकृपाल सर और परविंदर सिंह सेठी जी यहां आने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज 5 की पंचायत में जो हमने पड़ताल की वो यही थी कि आखिर क्या इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव बड़ा ही रोचक होने वाला है क्या, और इसीलिए इस सर्द मौसम में भी दिल्ली की राजनीतिक गर्मी बढ़ी हुई है और कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लग रहा है कि चाहे पहले वादों की झड़ी लगा दी हो, लेकिन उसके बाद भी ऐसे मुद्दे, मंदिर वाले मुद्दे उठाने की जरूरत पड़ रही है इस बार आम आदमी पार्टी को। लेकिन क्या नतीजा निकलेगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा और इस पर हम बात करते रहेंगे। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।